ये नेक्स्ट लेक्चर है लिपिड्स का। तो लिपिड्स का मैंने आपको जैसे कि बताया था कि लिपिड में आते हैं फैट्स, आते हैं ऑयल्स, आते हैं वैक्सेस, आते हैं स्टेरॉइड्स, आते हैं। ये सारे चीज़ें जो हैं वो लिपिड्स ही हैं। और मैंने बताया था कि जो लिपिड्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं ये कंबाइन होते हैं, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। और दूसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिला, ऐसा तीसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिला। ये सारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते जाते हैं आपस में। और जब ये काफ़ी सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये सब इकट्ठे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, लिपिड्स। ये कराया था। अब हम देख लेते हैं कि फैटी एसिड होते क्या हैं और ग्लिसरॉल क्या होती है। अब फैटी एसिड का मैंने ये लिखा है कि फैटी एसिड जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैट्स के हमारी बॉडीज़ के अंदर। और एंड इन दी फूड, और जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैटी एसिड। और जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना हज़म हो रहा होता है या खुराक हमारी डाइजेस्ट हो रही होती है तो उस वक्त जो फ़ैट है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी, ब्लड के अंदर डायरेक्टली फ़ैट्स अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उन्हें पहले तोड़ना पड़ता है। उन्हें तोड़कर तो पहले उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जब फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो फिर हमारा ब्लड के अंदर वो अब्जॉर्ब होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में है तो पॉलीसैकेराइड जो है वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं करती, उसको पहले तोड़ना पड़ता है और उसको मोनोसेकेराइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन में जाकर वो अब्जॉर्ब होता है। इसी तरह फैटी एसिड भी हैं कि पहले अगर लिपिड जो है फैट्स की फॉर्म में है, फैट एक लिपिड की एक टाइप है, तो अगर फैट्स जो है हमारी बॉडी ने फैट्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो जब फैट्स हम खाते हैं खुराक के ज़रिए, जब हम खा रहे होते हैं फैट्स ले रहे होते हैं तो फैट्स जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते, उससे पहले उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है फैटी एसिड में, क्योंकि फैटी एसिड है स्मॉल यूनिट है लिपिड्स का, कि बिल्डिंग ब्लॉक है उसका, बेसिक यूनिट है। फैटी एसिड में वो कन्वर्ट होंगे फैट्स और फिर हमारी जो बॉडी है उसको अब्जॉर्ब कर सकती है ब्लड के अंदर, वैसे वो नहीं होंगे फैट्स की फॉर्म में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो अब ये हो गया हमारा फैटी एसिड। मैंने आपको बता दिया कि फैटी एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक है और किसी भी फ़ैट का, ठीक है। और फैट क्या होते हैं, वो लिपिड्स ही होते हैं। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों चीज़ों से मिलकर लिपिड्स बनते हैं। अब फैटी एसिड हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल अल्कोहल का तो सबको पता है, तो ये भी आप समझ लें कि अल्कोहल की ही एक टाइप है। तो ये भी एक स्वीट और कलरलेस सिरपी अल्कोहल होता है, ठीक है। कलरलेस भी हो सकता है और येलोइश कलर का भी हो सकता है। और ये होती क्या है, अल्कोहल, सिरपी अल्कोहल ही है, लेकिन ये कौन सी किस कलर की होती है, या तो कलरलेस होगी या फिर येलो कलर की होगी और स्वीट होगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये मैंने लिख दिया ग्लिसरॉल के बारे में भी कि एक स्वीट और कलरलेस, और कलरलेस होगा या फिर और येलोइश, येलो कलर का होगा, और सिरपी अल्कोहल है, ठीक है। मैंने बताया ना ये एक तरह की अल्कोहल ही है ग्लिसरॉल, लेकिन ये है कि ये मीठी हो गई और या तो कलरलेस होगी या फिर येलो कलर की होगी, ठीक है। तो ये है ग्लिसरॉल के बारे में। तो अब ये बता दिया कि फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है। अब जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, लिपिड्स के। तो इनसे मिलकर जब ये आपस में मिलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल काफ़ी सारे आपस में मिलते हैं तो मिलकर क्या बना देते हैं, लिपिड्स बना देते हैं। अब मज़ीद फ़ैटी एसिड का भी देख लेते हैं कि फ़ैटी एसिड मज़ीद क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। फ़ैटी एसिड का वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब फ़ैटी एसिड की हम टाइप्स देख लेते हैं। फैटी एसिड की दो टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात होते हैं जिससे हमें पता चलेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये मैंने लिख दी है उनके जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। अब देख लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड है क्या। सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में उन्होंने वाज़िया तौर पे लिखा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता,
ठीक है। जब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो उनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होता बल्कि सिंगल बॉन्ड होता है। अब दूसरा, ये इनका दूसरी खसूसियात क्या होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, यानी कि फ़ैट्स लिखा हुआ है इसके बारे में, जो फ़ैट्स हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बहुत जो है दे आर मोर हार्मफुल, ये हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह होते हैं फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए और सिस्टम के लिए, देन द लिक्विड, जो लिक्विड की निस्बत। अब जो लिक्विड होंगे फैटी एसिड वो कम नुकसानदेह होंगे बनिस्बत इसके कि सॉलिड फैटी एसिड जो हैं वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए यानी कि हार्ट के जो फंक्शन है उसके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। एज मोस्ट ऑफ देम हैव द टेंडेंसी टू रिमेन सॉलिड एट द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हम उनको इनटेक करते हैं, जब बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड होते ही होते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे भी वो जाकर मेल्ट नहीं होते और हमारी बॉडी के अंदर भी वो सॉलिड ही रहते हैं। तो इस वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर जब वो जाएंगे सॉलिड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि वो सॉलिड हैं तो वो मेल्ट नहीं होते, हमारी बॉडी के टेम्परेचर में भी जाकर उस टेम्परेचर पे भी, बॉडी के टेम्परेचर पे भी सॉलिड ही रहते हैं। तो फिर हमारे जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं या हार्ट है उसकी जो नालियाँ हैं उनको ब्लॉक कर सकती हैं। अब ये भी आपको साथ साथ बता दूँ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर सेल्सियस में हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। मुझसे क्लास में बच्चों ने पूछा कि मैडम एक थर्मामीटर होता है कि उस पर जो है 37 या 38 39 इस तरह से टेम्परेचर दिया गया होता है, और एक थर्मामीटर होता है उस पर 98 99 और 100 जैसा टेम्परेचर दिया गया होता है। तो उसका फ़र्क ये है कि जो 37 वगैरह का दिया गया होता है स्केल, वो डिग्री सेल्सियस में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो 37 होता है, और अगर ये जो कुछ थर्मामीटर होते हैं उसमें 98 से स्टार्ट हो रहा होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, तो फ़ारेनहाइट में होता है। बॉडी के जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स हैं, एक डिग्री सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है। तो जो डिग्री सेल्सियस में अगर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और तकरीबन 37.5 कुछ में दिया गया होता है इस तरह से, लेकिन जो एवरेज हम निकालते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर देखें तो 98 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे अबव जाएगा तो फीवर कंसिडर किया जाएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में देखें 37 से अबव जाएगा 38 39 तो वो फीवर में कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, आगे ये मैंने बता दिया कि इस वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मफुल होते हैं, ठीक है, बनिस्बत लिक्विड्स के। अब एग्जांपल में जो इसकी दी हुई है वो है कैप्रिक एसिड और दूसरा है स्टीयरिक एसिड। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये आप लोग नोट कर लो चाहे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थे सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। अब हम आगे से पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, वो अब क्या हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने वो भी पहले से लिख दिया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अब क्या होते हैं। अब पहले हम लोगों ने पीछे सैचुरेटेड फैटी एसिड में पढ़ा था कि उनके अंदर डबल बॉन्ड क्या होता है, नहीं होता। अब यहाँ पे इनके सैचुरेटेड में तो नहीं होता डबल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड में ये डिफरेंस देख लेते हैं कि दे कंटेन डबल बॉन्ड, इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि दे कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये पहला फ़र्क भी हो गया। और दूसरा आगे है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड थे वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड थे, और उसकी मिसाल थी फैट साथ दिया हुआ था और इसमें लिखा हुआ है साथ ऑयल्स। पीछे ही जो हम लोगों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। इसकी मिसाल में जिस तरह फैट्स उन्होंने लिखा है, इस तरह से आपको एक और कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि घी हमारे घरों में यूज़ होता है, और घी के बारे में सब कहते हैं कि वो हमारे जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि वो अंदर जाकर हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। तो अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखें तो ये ऑयल्स होते हैं हमारे घरों में जो ऑयल यूज़ होते हैं वो।
अब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है कि अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट्स। कि वो कह रहे हैं कि हम ऑयल को यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फैटी एसिड यानी कि घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो अब अगर अनसैचुरेटेड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ख़त्म कर देंगे और उसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। तो डबल बॉन्ड को जब हम ख़त्म करेंगे तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हमारा जो ऑयल है वो घी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अनसैचुरेटेड ऑयल कैन बी कन्वर्टेड, उनको तब्दील किया या बदला जा सकता है इनटू सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन। उन केमिकल रिएक्शन करके और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। रिमूव द डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो तो वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑयल से घी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कमर्शियल प्रिपरेशंस जो घी की तैयार होती हैं फ्रॉम ऑयल, यानी कि ऑयल से जो हम घी में कमर्शियल प्रिपरेशंस करते हैं और वो किस तरह से होती हैं, इसी प्रोसेस के ज़रिए होती हैं। इज़ डन बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के ज़रिए होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो डबल बॉन्ड को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के हवाले से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब कोई स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। या ये इस तरह से हो सकता है कि वो कहेंगे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इज़, और नीचे से कुछ स्टेटमेंट्स या प्रोसीजर्स दे देंगे, उनमें से एक प्रोसीजर ये वाला दे देंगे, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन। और इसकी जो है प्रोसेस में दिया गया है ऑलिक एसिड एग्जाम्पल में।